आज से 33 साल पहले साल 1991 में हमारा भारत कंगाली की स्टेज पर खड़ा था और देश के बदतर हालात हो चुके थे। देश की इकोनॉमी बिल्कुल गिर चुकी थी। आज जो हाल आप श्रीलंका में देख पा रहे हैं, लगभग वही हाल भारत का भी 33 साल पहले होने जा रहा था। आम इंसान तो परेशान था ही, लेकिन सोचिए सरकार के पास भी देश चलाने के लिए पैसा खत्म हो रहा था। भारत के पास केवल 3 हफ्ते का ही पैसा बचा हुआ था कि वो जरूरी चीजों का इंपोर्ट कर सके और देश को चला सके। नौबत यहाँ तक आ गई थी कि सरकार को 47 टन सोना फॉरेन बैंक के पास गिरवी रखना पड़ा था ताकि देश का खर्चा चलाया जा सके। पर ये सब हुआ कैसे और गवर्नमेंट ने क्या स्ट्रिक्ट फैसले लिए और भारत की इकोनॉमी को फिर से बहाल कैसे किया गया, इस बात को समझने के लिए हमें उस समय की हिस्ट्री को समझना पड़ेगा कि आखिर उस टाइम चल क्या रहा था। सन 1947 हमारा देश एक लंबी गुलामी से आजाद हुआ था। उस समय देश में लाइसेंस राज चला करता था और प्राइवेट कंपनियां देखने को ही नहीं मिलती थी, क्योंकि किसी भी फैक्ट्री या कंपनी को चलाने के लिए काफी तरह के लाइसेंस चाहिए होते थे। प्राइवेट कंपनी को हर एक काम के लिए सरकार का अप्रूवल लेना पड़ता था और यहाँ तक सरकार द्वारा क्वांटिटी रिस्ट्रिक्शन भी लगा था। मतलब कि अगर आप 1000 कारों का प्रोडक्शन करना चाहते हैं तो गवर्नमेंट कहेगी आप केवल 200 ही कारों का प्रोडक्शन कर सकते हैं, इससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं। उस टाइम बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन थे जिसका असर भारत की ग्रोथ पर साफ नजर आ रहा था। चूँकि भारत हाल ही में ईस्ट इंडिया कंपनी के चुंगल से आजाद हुआ था और दोबारा अब वो किसी भी प्रकार की गुलामी को नहीं चाहता था, इसलिए विदेशी कंपनियों को अपने देश में फिर से घुसाना एक बहुत बड़ा चैलेंज या रिस्क का काम था, जिस रिस्क को भारत सरकार कभी भी लेना नहीं चाहती थी। और तभी साल 1990 के दौरान गल्फ में लड़ाई छिड़ जाती है और गल्फ कंट्रियों से हमारा तेल आता था, जिसकी वजह से तेल की कीमतें बढ़ गईं। इंपोर्ट्स काफी महंगे होने लगे और इंडिया में क्राइसिस और भी बढ़ने लगा। 1990 में इंडिया की हालत काफी बिगड़ चुकी थी क्योंकि भारत पर काफी कर्जा चढ़ गया था और उस समय केवल 2500 करोड़ फॉरेन एक्सचेंज बच गया था जिससे सरकार चलाई जा सके। उस समय पॉलिटिक्स में भी काफी अराजकता पनप रही थी। 1991 में जनता पार्टी की गवर्नमेंट आई। ये कई तरह की पार्टियों की गठबंधन सरकार थी। भारत की इकोनॉमी का हाल इतना पेचीदा था कि मौजूदा सरकार पार्लियामेंट में अपना बजट भी पास नहीं कर पाई, जिसकी वजह से भारत की क्रेडिट रेटिंग पर बहुत बुरा असर पड़ा। तब भारत के फाइनेंस मिनिस्टर और आरबीआई गवर्नमेंट IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पास जाते हैं ताकि उनसे पैसा उधार ले सके। और इधर भारत के अंदर राजीव गांधी की लीडरशिप में कांग्रेस सरकार ने जनता पार्टी को अपना सपोर्ट देने से बिल्कुल मना कर दिया और जनता पार्टी की सरकार, जिसके लीडर चंद्रशेखर थे, उनकी सरकार गिर गई। और उधर IMF ने भी इंडिया को पैसा उधार देने से मना कर दिया। कुल मिलाकर उस समय काफी स्ट्रेसफुल सिचुएशन बन रही थी। ठीक उसी दौरान राजीव गांधी की बम ब्लास्ट में मौत हो जाती है, वो भी ठीक उस समय जब इलेक्शन का टाइम चल रहा था। खैर, इलेक्शन होता है और कांग्रेस की सरकार बनती है और PV नरसिम्हा राव देश के प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। लेकिन PM नरसिम्हा राव ने न्यूज़पेपर और देश की हालत को जब देखा तो दंग रह जाते हैं और बजाय इसके कि वो PM बनने को सेलिब्रेट करते, उन्होंने कैबिनेट सेक्रेटरी को बुलाया और पूछा क्या सच में देश का हाल इतना बुरा है जितना न्यूज में देखने और सुनने को मिल रहा है। तभी कैबिनेट सेक्रेटरी ने जवाब दिया, सर नहीं, हाल उससे भी बदतर है जितना कि आप न्यूज में सुन रहे और देख रहे हो। हमारे पास केवल 3 हफ्तों का ही पैसा बचा हुआ है और आने वाला वक्त देश के लिए बहुत बुरा हो सकता है। बहुत सोचने के बाद नरसिम्हा राव ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को फोन करके बुलाया। मनमोहन सिंह जो कि फॉर्मर गवर्नर और एक्स फाइनेंस सेक्रेटरी रह चुके थे, नरसिम्हा राव ने उन्हें फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया और उनसे कहा अब देश की इकोनॉमी को बाहर करने की पूरी जिम्मेदारी आपकी है। आपको इंडिया को इस क्राइसिस से बाहर लाना है। और मनमोहन सिंह ने भारत की इकोनॉमी को बचाने के लिए ऐसे स्ट्रिक्ट एक्शन और स्टेप लिए कि लोग देखते ही रह गए और उसके बाद तो चीजें एक मैजिक की तरह बदलने लगी। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने सबसे पहले जो देश में लाइसेंसिंग राज चल रहा था उसको ही खत्म कर दिया और साथ में क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन को भी खत्म कर दिया। सरकार से हर बात के लिए अप्रूवल लेने की अब कोई जरूरत नहीं थी। इससे प्राइवेट सेक्टर को फ्रीडम मिल गई और प्राइवेट सेक्टर में एक कंपटीशन की दौड़ चालू हो गई, जिससे सरकार को काफी फायदा होने लगा। इसी के साथ ही सरकार ने 47
25 टन गोल्ड को लेकर फॉरेन बैंक को गिरवी रख दिया और उसके बदले में काफी सारा पैसा उधार ले लिया ताकि इमीडिएटली इंडिया को संभाला जा सके। फॉरेन कंपनी को इजाजत दे दी गई, अब आप भारत में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ड्यूटी को भी कम कर दिया गया, जिससे फॉरेन में भी कंपटीशन बढ़ गया और फॉरेन कंपनियों में भी भारत पर इन्वेस्ट करने के लिए एक होड़ लग गई और इसकी वजह से भी सरकार को फायदा होने लगा। इंडियन इकोनॉमी में ग्रोथ काफी हद तक होने लगी। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बजट पेश करते हुए अपनी शानदार स्पीच दी और कहा, नो पावर ऑन अर्थ कैन स्टॉप एन आइडिया हुज फाइन हैज कम। I suggest to this august house that the emergence of India as a major economic power in the world happens to be one such idea. Let the whole world hear it loud and clear. India is now wide awake. We shall prevail, we shall overcome. तो दोस्तों, वीडियो को अब हम इधर ही खत्म करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलता रहे।